नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लास खोल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेस्ट सीरीज यूपी ट्रिपल एस की पेट की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, ये मात्र यूपी ट्रिपल एस की पेट के लिए ही कारगर तो है, लेकिन इसमें विभिन्न एग्जामों में होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे यूपी पी एफ सी, यूपी पी सी एफ, स्टेट पी सी एफ या राजस्थान पी सी एफ, बिहार पी सी एफ, एल डी सी, यू डी सी, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी, एल आई सी, बैंकिंग आदि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर टेस्ट सीरीज है। तो आज के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? 1 संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, 2 चक्रीय बेरोजगारी, 3 मौसमी बेरोजगारी, 4 अल्प रोजगार। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। दोस्तों, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ एक लोगों का काम होता है वहाँ 4 लोग कार्य करते हैं। मतलब वहाँ बाकी के 3 लोगों के लिए प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मतलब इसमें उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न संख्या 2 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? 1 IBRD, 2 IMF, 3 UNDP, 4 WTO। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD जारी करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 3 है, कौन मानव सूचकांक विकास का माप नहीं है? 1 जीवन प्रत्याशा, 2 लिंगानुपात, 3 साक्षरता दर, 4 सकल नामांकन। तो मानव सूचकांक में विकास में जीवन प्रत्याशा, लिंगान साक्षरता दर और सकल नामांकन ये इसकी माप में लागू तो होते हैं, लेकिन लिंगानुपात मानव सूचकांक विकास में मापा नहीं जाता है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 4 है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? 1 IBRD, 2 आसियान, 3 UNDP, 4 अंकटाड। तो मानव विकास सूचकांक UNDP जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 5 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CFO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 1950 में, 2 1951 में, 3 1952 में, 4 1953 में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 6 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? 1 देश की कुल जनसंख्या, 2 देश की कुल कार्यशील जनसंख्या, 3 प्रयुक्त पूंजी का परिणाम, 4 देश का क्षेत्रफल। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो प्रश्न संख्या दोस्तों, टेस्ट सीरीज में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निवल राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? दोस्तों, निवल मतलब नेट नेशनल यानी कि NNP के बारे में पूछ रहा है। निवल यानी कि नेट राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? 1 NDP माइनस मूल्य ह्रास, 2 NNP माइनस मूल्य ह्रास, 3 GNP माइनस मूल्य ह्रास, 4 GDP माइनस मूल्य ह्रास। तो निवल राष्ट्रीय आय GNP माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू NNP। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 8 है, नेट नेशनल प्रोडक्ट था वो। व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? 1 निजी उपभोग व्यय, 2 सकल घरेलू निजी निवेश, 3 निवल विदेशी निवेश, 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अधिशेष। तो व्यय विधि के माध्यम से GNP यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में निजी उपभोग व्यय, सरल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश के तो शामिल किए जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अधिशेष शामिल नहीं किया जाता है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सी पद्धति
राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। 1 मैट्रिक्स पद्धति, 2 आय पद्धति, 3 व्यय पद्धति, 4 उत्पाद पद्धति। आय पद्धति, व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति ये राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति है, लेकिन मैट्रिक्स पद्धति ये राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन ये फार्मूला पूछ रहा है कि किसका फार्मूला है। तो सकल राष्ट्र 1 प्रति व्यक्ति आय, 2 निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, 3 वैयक्तिक आय, 4 सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास ये निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। यानी कि निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 11 है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। 1 सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, 2 निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, 3 सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस वैयक्तिक आय, 4 वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर। ये एनएनपी का ही फार्मूला था दोस्तों। तो मूल्यह्रास को निकालने के लिए एनएनपी को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद ये मूल्यह्रास के बराबर होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 12 है, किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, 2 उत्पादन कार्यों का योगफल, 3 सरकार की वार्षिक राजस्व, 4 निर्यात में से आय घटाकर। किसी देश की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा कार्य मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का संचय, 1 मूल्य का संचय, 2 मूल्य का मापन, 3 मूल्य का हस्तांतरण, 4 मूल्य का स्थिरीकरण। तो मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण ये मुद्रा के कार्य हैं, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा के कार्य नहीं है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 14 है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। 1 अर्धविकसित देश, 2 विकास विकसित देश, 3 अल्प विकसित देश, 4 विकासशील देश। तो किन विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। सही आंसर है विकसित देश। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो हार्ड करेंसी क्या होती है ये हम आगे के प्रश्न में देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है, तो हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। 1 जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, 2 जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, 3 जिसकी आपूर्ति और मांग बराबर हो, 4 जिसकी केवल मांग हो आपूर्ति नहीं। तो जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो तो उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं। यानी कि अगर वो करेंसी जिसकी मांग 10 रुपये की है बाज़ार में, लेकिन मात्र 8 रुपये, 7 रुपये या 5 रुपये ही उपलब्ध हैं, ऐसी करेंसी को हार्ड करेंसी बोलते हैं। तंग मुद्रा भी बोलते हैं इसको। प्रश्न और विभिन्न देशों के आयात निर्यात के लिए ऐसी ही करेंसी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, गरीबी पर रंगराजन समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। 1 2012, 2 2013, 3 2014, 4 2015। गरीबी पर रंगराजन समिति ने भारत को अपनी रिपोर्ट 2014 में सौंपी। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 17 है, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया। 1 2003, 2 2005, 3 2007, 4 2011। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसने किया। 1 दादा भाई नौरोजी, 2 आनंद कुमार, 3 अमृत सेन, 4 दांडेकर। तो भारत में गरीबी का सबसे पहले अध्ययन दादा भाई नौरोजी ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 19 है, मांग एवं आपूर्ति में परिवर्तन से कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 1 शिक्षित, 2 संरचनात्मक, 3 परीक्षण, 3 घरफड़ात्मक। तो मांग एवं आपूर्ति में परिवर्तन से घरफड़ात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 20 है,
भारत के किस क्षेत्र में अधिक छिपी हुई बेरोजगारी है? 1 प्राथमिक क्षेत्र, 2 द्वितीय क्षेत्र, 3 तृतीय क्षेत्र, 4 उपरोक्त सभी। तो भारत के प्राथमिक क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी अधिक है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1 प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि। और इसकी चर्चा हम पहले प्रश्न नंबर 1 में कर चुके हैं। तो टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? 1 खुली बेरोजगारी, 2 चक्रीय बेरोजगारी, 3 मौसमी बेरोजगारी, 4 शिक्षित बेरोजगारी। तो विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो मौसमी बेरोजगारी कृषि यानी कि विकासशील देशों में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी विकसित देशों में शिक्षित बेरोजगारी भी विकसित देशों में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा इसका एप्रोप्रिएट आंसर 2 है, यानी कि जहाँ लोगों को शिक्षा के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? 1 खुली बेरोजगारी, 2 चक्रीय बेरोजगारी, 3 संरचनात्मक बेरोजगारी, 4 मौसमी बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 23 है, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में कुल कितने समय में रोजगार के बाद उसे बेरोजगार नहीं समझा जाता? 1 घंटा, 2 8 घंटे, 3 1 दिन, 4 7 दिन। तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में कुल समय में 1 घंटे का अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, भाग्यश्री योजना किस राज्य की है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 हरियाणा। तो भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र की है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 25 है, भारत सरकार की मातृत्व वंदना योजना का संबंध किससे है? 1 गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा, 2 प्रसव एवं मातृत्व संबंधी लाभ, 3 गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाएं, 4 उपरोक्त सभी। भारत सरकार की मातृत्व वंदना योजना प्रसव एवं मातृत्व संबंधी लाभ से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 26 है, मिशन इंद्रधनुष किस संबंध में है? 1 कृत्रिम वर्षा, 2 कृषि विकास, 3 महिला सशक्तिकरण, 4 पूर्ण प्रतिरक्षण। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध पूर्ण प्रतिरक्षण से है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। पूर्व प्रतिरक्षण मतलब ये रोगों के उपचार के बारे में बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में सागरमाला परियोजना कब शुरू हुई? 1 मार्च 2014, 2 मार्च 2015, 3 अप्रैल 2014, 4 मई 2007। भारत में सागरमाला परियोजना मार्च 2015 में लागू की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 28 है, पंचधारा योजना किससे संबंधित है? 1 नदी जल प्रबंधन, 2 भूजल प्रबंधन, 3 नारी कल्याण एवं विकास उत्पादन, 4 दुग्ध उत्पादन। पंचधारा योजना नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? 1 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, 2 वित्त मंत्रालय, 3 कृषि मंत्रालय, 4 उपरोक्त तीनों मिलकर। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 30 है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई? 1 1987 में, 2 1997 में, 3 2007 में, 4 2017 में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1997 में की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत किसके साथ हुई? 1 रुपये की परिवर्तनीयता, 2 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, 3 औद्योगिक लाइसेंस की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन, 4 उपरोक्त सभी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत औद्योगिक लाइसेंस की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। इसमें 6 महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर बाकी के उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया था। ये 6 उद्योग थे, बारूद के संबंधित या किसी मेडिकल के संबंधित या किसी हथियारों को लेकर संबंधित। अगर इस तरीके के
कोई किसी चीज़ का व्यापार हो रहा है तब तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, अदरवाइज लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न खत्म कर दिए गया लाइसेंस की आवश्यकता को। प्रश्न संख्या 32, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? 1 उद्यम कर्मचारियों की संख्या, 2 उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व, 3 उद्यम में कर्मकारों हेतु रोजगार फरते, 4 उद्यम द्वारा निर्मित उत्पादों का स्वरूप। सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण के लिए आधार उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 33 है, औद्योगिक श्रम किस सूची का विषय है? 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची, 3 समवर्ती सूची, 4 इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक श्रम समवर्ती सूची का विषय है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 34 है, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1 1947 में, 2 1948 में, 3 1950 में, 4 1952 में। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 35 है, औद्योगिक रुग्णता पर विचार करने हेतु ओमकार गोस्वामी समिति का गठन कब किया गया? 1 1991 में, 2 1992 में, 3 1993 में, 4 1994 में। औद्योगिक रुग्णता पर विचार करने हेतु ओमकार गोस्वामी समिति का गठन 1993 में किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 36 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद, राज्य विधानमंडल औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इत्यादि मुद्दों पर अधिनियम बना सकती है? 1 अनुच्छेद 243, 2 अनुच्छेद 244, 3 अनुच्छेद 245, 4 अनुच्छेद 246। तो अनुच्छेद 246 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इत्यादि मुद्दों पर अधिनियम बना सकती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 37 है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? 1 नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, 2 उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, 3 उद्योगों को प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई पूंजी, 4 उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई पूंजी। जोखिम पूंजी से तात्पर्य है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन पूंजी। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 38 है, स्टैंड अप इंडिया योजना किसके लिए है? 1 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 3 महिलाएं, 4 उपरोक्त सभी। तो स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं सभी के लिए है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 39 है, डिजिटल इंडिया का क्या लक्ष्य है? 1 ब्रॉडबैंड हाईवे को शहरों से जोड़ना, 2 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार सृजित करना, 3 सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना, 4 उपरोक्त सभी। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य ब्रॉडबैंड हाईवे को शहरों से जोड़ना, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार सृजित करना, सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना। तो ये सभी डिजिटल इंडिया के लक्ष्य है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 40 है, साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? 1 बैंक ड्राफ्ट द्वारा, 2 चेक द्वारा, 3 नकद द्वारा, 4 क्रेडिट कार्ड द्वारा। तो साख मुद्रा का भुगतान बैंक ड्राफ्ट चेक द्वारा किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 41 है, आरबीआई किसके बदले में मुद्रा का निर्गमन करता है? 1 स्वर्ण, 2 विदेशी प्रतिभूति, 3 भारत सरकार की प्रतिभूति, 4 उपरोक्त सभी। तो आरबीआई स्वर्ण, विदेशी मुद्रा, प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति सभी के लिए सभी के बदले मुद्रा का निर्गमन करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 42 है, वाणिज्य प्रपत्र किसके साख का स्रोत है? 1 कॉरपोरेट उद्योग, 2 वाणिज्य बैंक, 3 विदेशी बैंक, 4 लघु उद्योग। वाणिज्य प्रपत्र कॉरपोरेट या निगम उद्योग की साख का स्रोत है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 43 है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? 1 धातुओं के व्यापार से, 2 ऋण पत्रों के व्यापार से, 3 सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, 4 स्टॉक मार्केट से। तो गिल्ड एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 44 है,
जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो इसे क्या कहा जाता है? 1 निजी प्रस्ताव, 2 इनिशियल प्रस्ताव, 3 प्रतिज्ञा प्रस्ताव, 4 वेंचर कैपिटल। तो जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 45 है, सेबी की स्थापना कब हुई? 1 1986 में, 2 1987 में, 3 1988 में, 4 1999 में। तो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 46 है, केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या कहा जाता है? 1 सार्वजनिक वित्त, 2 पूंजीगत प्राप्तियां, 3 राजस्व प्राप्तियां, 4 सार्वजनिक व्यय। तो केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 47 है, नील निष्पादन बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई? 1 जर्मनी से, 2 जापान से, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका से, 4 ब्रिटेन से। तो निष्पादन बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 48 है, केंद्र सरकार की गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है? 1 रक्षा, 2 ब्याज भुगतान, 3 सब्सिडी, 4 पेंशन। केंद्र सरकार की गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 49 है, भारत में कौन राजकोषीय नीति को निरूपित करता है? 1 वित्त आयोग, 2 आरबीआई, 3 योजना आयोग, 4 वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 50 है, भारत में सर्वप्रथम बजट पर मतदान प्रणाली बजट कब शुरू की गई? 1 1909, 2 1919, 3 1935, 4 1948। तो भारत में सर्वप्रथम बजट पर मतदान की बजट आगे आएगा, प्रणाली बाद में आएगा, जब भी मैं कंफ्यूज हो रहा था। 1935 में की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दोस्तों आज के टेस्ट में 50 क्वेश्चन समाप्त हुए और उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। नया नहीं भी सीखा होगा तब भी प्रीवियस ईयर की आपने एक बहुत ही गहन प्रैक्टिस कर लिया है। तो दोस्तों अगर ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप लगातार इस टेस्ट सीरीज का बिना रुकावट लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कोल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।